हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में। इस टॉपिक का नाम है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। याद रखना, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ये आर्टिकल नंबर 153 से लेके 167 तक डील करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा आपने पढ़ा होगा सेंट्रल लेवल पे कि एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। बस लेकिन स्टेट के अंदर ऐसा कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि एक गवर्नर इन द स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से ये कहा गया है कि सेम पर्सन दो या दो से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर रह सकता है। अगर हम बात करें गवर्नर क्या होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। वो अपने स्टेट का क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी को हम गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं। ठीक है। अब गवर्नर गवर्नर करता क्या है? तो गवर्नर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखा है ना, गवर्नर एक्ट एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ अ ड्यूल रोल। गवर्नर का दो रोल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसकी थोड़ी सी हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले। आर्टिकल 157 के अंदर कहा गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए और उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम 35 साल। ध्यान रखना, मिनिमम। यहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है, बट जनरली एक बार गवर्नर बनने के बाद उसका कार्यकाल 5 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन उससे पहले भी हटा दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, न पार्लियामेंट का और न ही स्टेट लेजिस्लेचर का। फिर इसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि इसकी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस कौन डिसाइड करता है, तो याद रखना पार्लियामेंट डिसाइड करता है। व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंट द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट, emoluments and allowances payable to him shall be allocated among the state in such a proportionate to determined by the president of India। ये कहना चाहता है कि अगर सेम पर्सन दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर है तो उसकी जो सैलरी और जो इमॉलमेंट्स डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बार ऑफिस गवर्नर अपॉइंट होने के बाद उसकी हम सैलरी और इन सबको कम नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कहता है? गवर्नर अपॉइंट जज ऑफ कोर्ट बिलो द हाई कोर्ट्स वाइल अपॉइंटेड हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर। एक चीज़ का ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नर क्या करता है? कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें आगे, आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है? ये पार्डन्स की बात करा गया है। जैसे आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन की बात करी गई थी, मतलब किसी की सज़ा को कम करने की बात करी गई है। तो उसी तरीके से 161 में गवर्नर के पास भी ये पावर दे रखी है। ध्यान रखना, गवर्नर हैज़ नो पावर टू पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। याद रखना, अगर किसी को डेथ पेनल्टी है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और रेमिटेंस सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का अलग होता है बिल्कुल हिसाब किताब, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मेन जो चीज़ें क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार, ये भी ध्यान रखना। गवर्नर कैन रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगर कभी कोई स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा तो गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट से कि स्टेट के अंदर क्या इमरजेंसी घोषित करते हैं, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं और प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इमरजेंसी का एक चैप्टर आएगा, डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी बस फिलहाल इतना समझ लो। इसके अलावा याद रखना, ही कैन डिज़ोल्व अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो ही कैन सबमिट अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट इन वेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्ड। वही अभी जो अब मैंने बात करी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट से वो कंसल्ट करके वहाँ इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 163 सेज दैट कोर्ट कैन नॉट कॉल द क्वेश्चन ऑफ मैटर इन विच गवर्नर चूज टू यूज़ द डिस्क्रिशनरी एनी पावर। मतलब उसके पावर को कोई चैलेंज नहीं करेगा कोर्ट के अंदर। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस वाला ध्यान रखना। जैसे प्रेसिडेंट जी के पास ऑर्डिनेंस पावर है 123 में, इसी तरीके से गवर्नर को भी दिया गया है 213 के अंदर ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब जनरली सेशन चल नहीं रहा होता और कोई बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस केस में ऑर्डिनेंस की पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना। अगर अगर हम आगे बात करें गवर्नर के बारे में, फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 203
नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। वही है कि भाई कोई भी आपको पैसा लेना है तो पहले गवर्नर का परमिशन लेनी पड़ती है, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे लिखा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द, मतलब वही है चीफ मिनिस्टर रिपोर्टिंग करते हैं, गवर्नर को बताते हैं, ठीक है। उनके नीचे कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे हम सेंटर में पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के नीचे पीएम है तो पीएम रिपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से सीएम रिपोर्ट करते हैं गवर्नर को, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें और कुछ क्वेश्चंस की, ठीक, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको आप देख सकते हो। मैं एक बार वीडियो को यहाँ पे एक से रोक लेता हूँ। थोड़ा सा आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है 154 में। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर 155 है। टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए होता है, ठीक है, इन सब। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इस तरीके से चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छे से लगा होगा, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।